आज किस तरह का कॉन्फ्रेंस ये है और क्या है मामला? देखिए, आज जो हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप लोगों से अवगत ये कराना चाहता हूँ कि विगत 3 सालों से लगातार कुलपति जी द्वारा हर तरह के भ्रष्टाचार वर्तमान कुलपति सुधीर कुमार जैन साहब द्वारा किया गया और मेरे बार बार उन्हें रोकने के लिए, इसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अनुग्रह करने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बीच में हमने तथ्यों को इकट्ठा किया जो इनके भ्रष्टाचार को साबित करता है कि इन्होंने महामना की इस बगिया को पिछले 3 सालों में किस तरह से चोट पहुंचाई है, उनकी मूल आत्मा को इन्होंने तोड़ा है और किस तरह से कुलपति जी ने इनको भ्रष्टाचार और लूट की बगिया बना दिया और ये खुले आम है। किस तरह से इन्होंने प्रधानमंत्री जी को अपमानित किया है उनके संसदीय क्षेत्र में, उनके विश्वासों का गला घोटा है, जिस विश्वास के साथ उन्होंने कुलपति जी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में स्थापित किया था और उनसे अपेक्षा की थी कि उनके लीडरशिप में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अपने नई ऊंचाइयों को छुएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये अपने जितने भी भ्रष्टाचार, खुद के किए भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को दिए गए संरक्षण से विश्वविद्यालय के मान सम्मान गरिमा को बहुत ही गहरा ठेस पहुंचाया है। अगर आप देखें कि सबसे पहले तो इसके कई बार हम लोगों ने मुद्दे बार बार उठाए और उस मुद्दों में मैं तथ्य के तौर पर आपको बताना चाहता हूं कि कुलपति जी के आर्थिक भ्रष्टाचार के क्या सबूत हैं। सबसे पहले अटेंडेंट ने इसके बारे में कंप्लेंट किया और उसके डेथ सर्टिफिकेट भी है यहाँ पर हमारे पास, जिनकी की यहाँ मौत हुई बिना मतलब इलाज के अभाव में। ये था वो आरक्षण वाला जो इन्होंने जो रिजर्व कैटेगरी की शेड्यूल कास्ट और ओबीसी की सीटें थी उसको नहीं भरा उन्होंने। कृष्णा देवी का डेथ सर्टिफिकेट आप देखते हैं और उनके कंप्लेंट भी मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, जो कि हाँ, ये है उनके जो रिश्तेदार थे कि बेड खाली रहते हुए बेड नहीं मिलने से उनके मरीज की मौत हो गई, ये उनका कंप्लेन है। और ये कृष्णा देवी का डेथ सर्टिफिकेट है जिसमें कि उनके मौत को साबित किया गया कि वो यहीं पर मरी है। उसके बाद क्या करते हैं, जब बेड का मसला आया तो हृदय विभाग के 90 में से 41 बेड उनसे छीन लिए गए और अब अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में एडमिशन हो रहा है। ये देखिए, ये उनका एडमिशन के रसीद हैं और यहाँ पर आपको, यहाँ अगर जूम करेंगे तो आपको कैथ लैब दिखाई देगा। कैथ लैब ऑपरेशन थिएटर के अंदर ये मरीज को एडमिशन कर रहे हैं और नॉर्मल इन्फेक्शन नॉर्म्स, जो एनएमसी का नॉर्म है कि इन्फेक्शन स्प्रेड करने से आप सैकड़ों लोगों की जान को आप खतरा में डाल रहे हैं। उनको इन्फेक्शन होगा और जिनको बीमारी नहीं है वो इन्फेक्शन से मर जाएंगे। यानी जानबूझकर इलाज के अभाव में बेड नहीं देकर बेड खाली रहते हुए मार रहे हैं, जहां इन्फेक्शन नहीं होना इन्फेक्शन फैला के मार रहे हैं। मतलब इस तरह के अत्याचारी कदम है और इन सब अत्याचार के विरुद्ध हमने अपील की है कमिश्नर साहब से कि एक इनके विरुद्ध कुलपति महोदय और उनके जो शागिर्द हैं, जो भी इस भ्रष्टाचार में शामिल है, उसके विरुद्ध नियुक्तियों में जो आपने भ्रष्टाचार किए, जो आपने पैरों की कटाई की, जो आपने ब्लड बैंक के भ्रष्टाचार और डॉक्टर धर्मेंद्र जैन साहब के भ्रष्टाचार को आपने संरक्षण दिया, इन सब के विरुद्ध एक जांच करके जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो इससे आम जनता में यूनिवर्सिटी के प्रति जो है और प्रशासन जो केंद्र में बैठे हैं सत्ता में, खास करके मोदी जी जो कि यहाँ के सांसद हैं, उनके प्रति आम जनता में एक दुर्भावना पैदा हुआ कि वो
अपने संसदीय क्षेत्र में भी लॉ एंड ऑर्डर जो है प्रॉपर तरीके से लागू नहीं कर पा रहे हैं। मुझे सीधे प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँ कि इसमें सीधा हस्तक्षेप करें। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, अब अगर यहाँ पर और इस सब के कंप्लेन भी मैंने किए हैं, लेकिन कुलपति जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, आप देखेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर जातीय भेदभाव के खुले आम सबूत इनकी नियुक्तियों में आपको दिखाई देगा। उदाहरण के तौर पर मैं डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी को दिखाना चाहता हूं कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जहां मैं हेड था, मुझे नियुक्तियों के जहां पर स्क्रीनिंग प्रोसेस चल रहा था, उस प्रोसेस में मुझे पद से हटा दिया गया। और कारण क्या दिया? मैं अवेलेबल नहीं हूँ। और उस समय बोला अवेलेबल नहीं हूँ जब मैं 24 घंटा अपने इसी कैंपस में, इसी जहाँ मैं अभी बैठा हूँ, 24 घंटे रहता, यही ऑफिस है मेरा। और उस समय मुझे कहा गया कि मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ। दूसरी बात क्या कहा गया, जब मैंने इसके विरुद्ध आपत्ति दर्ज की तो उन्होंने फिर से रीइंस्टेट कर दिया, फिर से मुझे पद पर बिठा दिया। यानी उन्होंने गलती स्वीकार की कि मैं गलत नहीं था, वो गलत थे। और ऐसा कर क्यों रहे थे? क्योंकि हमारे विभाग में नियुक्तियां होनी थी और उन नियुक्तियों में जो नियुक्तियां होनी थी, उन नियुक्तियों में उनको भ्रष्टाचार करना था। तो उन्होंने क्या किया कि ये वैसे तो हो नहीं पाता, तो उसकी स्क्रूटनी के दौरान मुझे पद से हटा दिया गया। और उसके बाद क्या किया, जैसे ही वो मैंने ऑब्जेक्शन किए और स्क्रूटनी ख़त्म कर दिया, उसके बाद मुझे फिर से पद पर बहाल कर दिया। और फिर 55 दिन मेरे कार्यकाल से पहले, ख़त्म होने से पहले, उन्होंने ऑर्डिनेंस 11(1) को वायलेट करते हुए मुझे नियुक्ति की जो प्रक्रिया, फाइनल प्रक्रिया इंटरव्यू थी, उससे एक दिन पहले पद पर फिर से पद से हटा दिया गया। यानी कि और उसके बाद सिर्फ हटाया नहीं, बल्कि वहाँ पर 4 में से सिर्फ 1 पद पर नियुक्ति की और 3 पद जिसमें 2 रिजर्व थे, उस पर कोई नियुक्तियां नहीं की। यानी कि जातिगत भेदभाव की भावना से, दुर्भावना से भी ग्रसित होकर कार्य किया उन्होंने। और आरक्षण का रोस्टर होता है, एक रोस्टर होता है जो हर यूनिवर्सिटी को हर समय अपडेट करना रहता है अपने वेबसाइट पे, ताकि किस वर्ग को, सब वर्ग को समान अवसर मिलने चाहिए। ईडब्ल्यूएस को कितना मिलना है, ओबीसी, एससी, एसटी, किसको कितना रिजर्व कैटेगरी को मिलना है, उसके प्रोपोर्शनेट आप दे रहे हैं कि नहीं, इसके लिए आपको रोस्टर प्रणाली जारी होना चाहिए जो यूजीसी का नॉर्म करता है। उस नॉर्म्स को भी आपने वायलेट किया है और उस नॉर्म्स की धज्जियां उड़ाकर आपने अपॉइंटमेंट की है। यानी कि आपके द्वारा इमरजेंसी, अगर आप देखा जाए तो सबसे बड़ी इमरजेंसी हृदय रोग विभाग में होगी, लेकिन उस विभाग में आपने 4 में से 3 पद को खाली छोड़ दिया जो सबसे क्रिटिकल है। तो मरीज की सेवा तो आपने बाधित की। उसके बाद यहाँ पर बेड देना था, आपने बेड नहीं दी और वो बेड आप कानूनों का उल्लंघन करके हृदय, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट के गुप्ता साहब ने मरीजों को बेड खाली रखा और उसे मरीजों को जिनको बेड मिलने चाहिए और जिनकी जान बचती, उनकी जान चली गई। और बाद क्या किया, अगर विश्वविद्यालय पर कंट्रोल चाहिए तो रजिस्ट्रार साहब की परमानेंट नियुक्ति होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर अस्थायी नियुक्तियाँ की गई और उन अस्थायी नियुक्तियों के द्वारा मनचाहे ढंग से विश्वविद्यालय को जैसा उन्होंने चाहा वैसा चलाया। तीसरी क्या की, उन्होंने जो सबसे बड़ी नियामक संस्था जो बड़ी है हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को चलना में, जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल, नाम ही है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल को इन्होंने बनने नहीं दिया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल आपके मनमानी को रोकता है और इसलिए आपने लगातार 3 सालों तक कोशिश की कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल का फॉर्मेशन नहीं हो। और उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नहीं होने के बाद भी आपने लगातार नियुक्तियां की और वो नियुक्तियां जो है सरासर गलत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट 15(5) कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। ये 15(5) अगर आप देखेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल है यहाँ पर लिखा हुआ, और पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर की नियुक्तियाँ जो है सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल कर सकती है। और उसके दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि उनके टर्म एंड कंडीशन, वर्किंग टर्म एंड कंडीशन क्या होना चाहिए और उनका सैलरी क्या होना चाहिए, इनका निर्धारण भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल कर सकता है। लेकिन इन्होंने उनके बगैर ये सारे कार्य किए। ना सिर्फ ये
इंस्टीट्यूट का वायलेशन है, बल्कि ये राष्ट्रपति महोदया द्वारा जारी इमरजेंसी पावर को डिफाइन करने वाले आदेशों का भी उल्लंघन है, जिसमें इन्होंने राष्ट्रपति महोदया का पत्र है जो यहाँ पॉइंट नंबर 4 में आप देखेंगे, इशूड विद द परमिशन ऑफ विजिटर, और जिसमें पॉइंट नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है दो में कि आप नियमित बहाली या प्रमोशन इमरजेंसी पावर का दुरुपयोग करके नहीं कर सकते हैं। और इस तरीके से आपने पूरे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक लूट मार का वातावरण बना दिया। और डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी में धर्मेंद्र जैन साहब ने ना सिर्फ खरीद में अनियमितताएं की, बल्कि मरीजों को एक्सपेरिमेंटल एनिमल बना दिया। इन्होंने पैसे बनाने के नए नए तरीके खोजते हैं वो क्या कर रहे हैं, जिनमें नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी में स्टेंट लगा दिया। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जांच रिपोर्ट कहती है कि जिस व्यक्ति के खून के नली में कोई बीमारी नहीं थी, उसमें छल्ले लगा दिए इन्होंने। जहाँ करनी थी कार्रवाई, वहाँ इन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर उनके बिल को कर दिया पेमेंट। अब बिना लोभ और लाभ के कोई भ्रष्टाचारी आदमी को क्यों संरक्षण करेगा, कोई इन्फ्लेटेड बिल को क्यों पास करेगा, जब तक कि इसके एवज में उनको भी कोई घूस ना मिला हो। यानी कि यहाँ पर कुलपति जी सीधे सीधे वित्तीय भ्रष्टाचार के दोषी हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 100 सालों के इतिहास में इतने भ्रष्ट व्यक्ति कभी भी कुलपति की गरिमा कुलपति जैसे गरिमामयी पोस्ट पर विराजमान नहीं हुए। ये वो पोस्ट है जहाँ सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे महान शिक्षाविद, महामना जैसे महान चिंतक, वो उस पर विराजमान रहे। उस कुर्सी पर बैठ के इन्होंने जिस निष्ठापूर्ण कार्य किया है, इसके लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। मेरी उसमें से एक मांग ये है, जो हमने कमिश्नर साहब को एफआईआर दर्ज करवाया है, एफआईआर दर्ज के लिए अपना निवेदन किया है, तहरीर दी है। हमने वो तहरीर दी है, उसके लिए आप इसको देख सकते हैं। ये मैंने रजिस्टर्ड पोस्ट से उनको कल भेजा है, आप इसको जूम करके देख सकते हैं। कमिश्नर साहब के नाम से है और मैंने भेजे हैं। इसको आप देख सकते हैं। जी हाँ, राष्ट्रपति महोदया को भी मैंने पत्र लिखे हैं, और ये हैं वो जो कमिश्नर साहब को भेजा गया जो पत्र है, उसको आप देख सकते हैं। ये हमने तहरीर कमिश्नर साहब के पास भेजी है कार्रवाई के लिए। ये तो थी जो हमने बताया कि इनके सीधे सीधे जिसमें भ्रष्टाचार के सबूत हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि ये ब्लड बैंक में के गुप्ता जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है वर्तमान में, 3 सालों से ज़्यादा समय में नियमों की अवहेलना करके और कुलपति जी के सीधे संरक्षण में। कमेटी की रिपोर्ट है, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये फैक्ट फाइंडिंग की कमेटी उन्होंने खुद बनाई थी मेरे अनुरोध पर, जब वो कुलपति के रूप में पहली बार यहाँ पर नियुक्ति पाए थे। हमारे विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार जैन जब वो विभागाध्यक्ष थे, तो उन्होंने अपने समय में 2.56 करोड़ रुपए की खरीद की थी, सामानों की खरीद की थी, जिसमें घोर अनियमितताएं बरती गई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी करे। यहाँ देखिए नीचे में ये जो 1 2 3 4 करके उनके रिपोर्ट्स हैं, वो क्या है, लेकिन उस पर कुलपति जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कहा कि आप अपना व्यवहार ठीक कर लीजिए। अब बताइए, भ्रष्टाचार के अपराधी को ये कहना कि आप अपना सिर्फ व्यवहार ठीक कर लीजिए, या उस पर पुनः और गहन जांच करके उनको नौकरी से निकालना चाहिए, उनसे पैसों की रिकवरी करनी चाहिए, और जो वेंडर्स और लोग इन्वॉल्व थे इसमें, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई और ब्लैक लिस्टिंग की जानी चाहिए थी, जिसमें से और
जो जैन साहब हैं उनको जेल की हवा खिलानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जब कुछ नहीं किया तो मैंने पत्र लिखे फिर कि इनके विरुद्ध जांच की जाए। ये वो पत्र हैं जिन पर हमने कहा था कि इनकी जांच, विस्तृत जांच करवाई जाए, लेकिन कुलपति जी ने ये जांच करवाने के बदले उन्होंने जो वेंडर्स थे, मेरे ऑब्जेक्शन के बाद, सब कुछ जानते हुए बाद कि इसमें अनियमितताएं हुई हैं, वेंडर्स के जो मार्केट रेट से है उससे कई गुने ज़्यादा बिल जो यहाँ पर पेश किए थे उन्होंने, उसमें जिससे सामान बेचे थे, उस बिल को अप्रूव कर दिया मेरे ऑब्जेक्शन के बाद में। ये देखिए, ये बिल की रसीद है। बहुत जूम करेंगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा, यहाँ पर वीसी ऑर्डर करके आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप यहाँ जूम करेंगे तो वीसी ऑर्डर आपको दिखाई देगा यहाँ पर। तो उन्होंने अपनी और अपना एक्सटेंशन पाना चाहते इतने सारे कुकर्मों के बाद भी। और उसके बाद अगर दूसरा पॉइंट ये भी बना के रखा है कि अगर मैं ना तो मेरा ही कोई आदमी बैठा रहे जिससे कि मेरे भ्रष्टाचार पर लिपापोती जारी रहे। अभी इनके कार्यकाल को ख़त्म होने में कम से कम 10-15 दिन और बचे हैं। प्रधानमंत्री से मेरा और राष्ट्रपति महोदया से और शिक्षा मंत्रालय के मिनिस्टर से मेरी सीधे अपील है कि युद्ध स्तर पर नियमों के तहत नए कुलपति जी की नियुक्ति की जाए। ऐसा नहीं करने से पुनः इस विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार का आलम कायम होगा और इससे प्रधानमंत्री जी की छवि को धक्का पहुंचेगा। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी नियुक्ति के मामले को सीरियसली लेंगे, गंभीरता से लेंगे और 5-6 तारीख जो इनका आखिरी तारीख है उससे पहले नए योग्य और ईमानदार कुलपति की नियुक्ति करेंगे, जो विश्वविद्यालय की गरिमा को एक बार फिर से उसी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जिसके लिए इस विश्वविद्यालय को पूरी दुनिया में जानी जाती है। सर, आपने एप्लीकेशन दिया है, अगर क्या है कि सबसे पहले तो वैधानिक तरीकों को मैंने अपनाया है। मैंने सबसे पहले तो लिखा, खुद यहाँ पर लिखा, जो एक प्रॉपर चैनल है उनको फॉलो किया और राष्ट्रपति महोदया को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखने जा रहा हूँ, पहले भी लिखा था, फिर से पत्र लिखने जा रहा हूँ। उसके बाद अगर नहीं होगा तो एफआईआर अगर लॉज नहीं होता तो उसका जो नेक्स्ट स्टेप है कोर्ट में जाएंगे आप। अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं होता तो हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मतलब एक लीगल प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना होगा। और अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उनको भय होना चाहिए कि मैं अपराध ना करूं क्योंकि मुझे सज़ा हो सकती है। कुर्सी है या नहीं है, और इससे आप पूरे देश की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, महामना के विचारों को ठेस पहुंचा रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो प्रीवियस, जो यहाँ के पहले जो पास करे हुए छात्र हैं या उनके अभिभावक हैं या वर्तमान के हैं या आने वाले हैं, सबके भावनाओं को आप ठेस पहुंचा रहे हैं और इससे कोई अच्छा संदेश नहीं जाएगा। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है और ये उनकी जिम्मेदारी है, और जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आपने सही समय पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन कर दिया, इस बार आपने अगर वाइस चांसलर की नियुक्ति सही समय पर कर दी, तो आगे आने वाले समय में अगले 3 सालों तक विश्वविद्यालय नियम कायदे कानून से चलेगा। छात्र संघ, शिक्षक संघ और कर्मचारी संघ की नियुक्ति ये बहुत ज़रूरी है ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रहे। यूनिवर्सिटी के अंदर डेमोक्रेटिक माहौल बनाया जाए कि लोगों को, प्रोफेसर्स को बोलने की आज़ादी हो।